हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं रेलवे एलपी टेक्नीशियन एनटीपी जीके एमसीक्यू टॉप 30 प्रश्न लेकर आया हूँ। ये वीडियो का पार्ट नंबर 5 है। यदि आप 1 से लगाए 4 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। मैं 4 वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इसमें जितने भी प्रश्न आ गए सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। यदि आप रेलवे के एएलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, पेपर देंगे, ठीक है, तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और अंत तक देखिए। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। आलू में होने वाले उत्तरभावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है? बताइए दोस्तों। फ्रेंड, यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। और मैं जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लेकर आया हूँ जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं वीडियो को फास्ट लेकर चलूँगा। तो बताइए दोस्तों, बताइए फटाफट, इस प्रश्न का कौन सा राइट आंसर होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फाइटो इन्फेंटेंस, ठीक है, इन्फेंटेंस होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इंस्टा जान के मिल जाएगी आपको। आलू की विलंबित अंगमाई रोग, जो यह रोग दिया गया है, एक ओमाइसीटिस फाइटोप्थोरा इन्फेंटेंस के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। फाइटोप्थोरा और इन्फेंटेंस के कारण होता है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यह कवक 19वीं सदी के मध्य में आयरिश आलू के आकार के लिए उत्तरदायी था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिट्रस कैंकर है, बताइए दोस्तों। राइट आंसर होगा यह नींबू का एक रोग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं सिट्रस कैंकर क्या है। सिट्रस या साइट्रस कैंकर साइट्रस प्रजाति को प्रभावित करने वाला एक रोग है जो बैक्टीरिया जेंथोमोनस के कारण होता है। संक्रमण के कारण नींबू, संतरे, अंगूर सहित साइट्रस पेड़ों की पत्तियों, तनों और फलों पर घाव हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, ये साइट्रस कैंकर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, खासतौर से रेलवे के एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक कवक जनित पादप रोग नहीं है? बताइए फ्रेंड, कौन सा रोग है जो कवक जनित पादप रोग नहीं है? राइट आंसर रहेगा तंबाकू का मोजेक रोग। और मूंगफली का टिक्का रोग, गन्ने का लाल सड़न, बाजरा के ग्रीन ईयर रोग, ये सभी जो है वो पादप रोग से संबंधित है। लेकिन तंबाकू का मोजेक रोग है जो वो वायरस से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है दोस्तों? तो वायरस से संबंधित है। चलिए आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दे दिया गया है, संक्रमित पौधों में वायरस का कोई इलाज नहीं है। तंबाकू मोजेक का स्रोत दूषित बीज हो सकता है, लेकिन वायरस आमतौर पर तंबाकू उत्पादों का उपयोग करने वालों के हाथों और कपड़ों पर होता है, ठीक है। संक्रमित पौधे खाने योग्य फल देते हैं, लेकिन उपज, आकार और गुणवत्ता कम हो जाती है। भविष्य में वायरस को रोकने के लिए प्रतिरोधी किस्में लगाए गए हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। रिंग रोग के नाम से किसे जाना जाता है? रिंग डिसीज, बताइए दोस्तों। राइट आंसर रहेगा सैथिल रोग को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। फ्रेंड, इसमें जितने भी प्रश्न आए सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण कौन है? बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इसमें से कौन सा सही उत्तर रहेगा? ब्लैक हार्ट का जो कारण बनता है वो क्या है, किसकी कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर रहेगा ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑक्सीजन की कमी के कारण ही आलू में ब्लैक हार्ट का रोग पैदा हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है, ब्लैक हार्ट फसल के आसपास भंडारण में ट्रकों के अंदर परिवहन के दौरान विकसित हो सकता है। यह कंद के केंद्र में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर याद रखिए, ऑक्सीजन की कमी के कारण दम घुटना, श्वसन की हानि और कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी होने पर खुद व्यक्ति ही परेशान हो जाता है, तो ये तो दोस्तों यहाँ पर आलू ही है, मतलब वो है, तो आप इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है निम्नलिखित में समन्यूट्रॉनिक समूह है। बताइए दोस्तों, समन्यूट्रॉनिक समूह है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा सी 614, सी या से 15 और 8 16 है। सब न्यूट्रॉनिक, सब न्यूट्रॉनिक का मतलब होगा उसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। तो आप देख सकते हैं इसको, यहाँ सी 6 14 है, तो 14 माइनस 6 करके देखेंगे तो 8 आ जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट है 7 यानी 15, तो 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती जा रही है। और 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या समान है, इसलिए सब न्यूट्रॉनिक समूह ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, ठीक है। आप इसको भी करके दे सकते हैं, सी को भी, बी को भी और ए को भी करके दे सकते हैं।
यहाँ पर जिसकी न्यूट्रॉन समान होती है तो उसकी जो होता है वो समन्यूट्रॉनिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सेम प्रश्न है। 3Li7 और 4B8 क्या है? आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोमर। ठीक है, कौन सा फ्रेंड बताइए? यहाँ पर राइट आंसर होगा आइसोटोन। ठीक है, आइसोटोन मतलब समन्यूट्रॉनिक ही होता है। ठीक है, यहाँ पर सस्पेंशन में मत होएगा, समन्यूट्रॉनिक ही होगा इसका। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो 3Li7 और 4B8 में देख लीजिए, इनमें न्यूट्रॉन समान होगा, क्योंकि 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचेगा, और 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, मतलब दोनों में न्यूट्रॉन समान है, इसलिए समन्यूट्रॉनिक हो जाएगा, आइसोटोन हो जाएगा। ठीक है, आइसोटोन को समन्यूट्रॉनिक बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आइसोटोन विभिन्न रासायनिक तत्वों के न्यूक्लियस होते हैं, उनके पास समान न्यूट्रॉन संख्या होती है, लेकिन अलग अलग प्रोटॉन संख्या, परमाणु संख्या के कारण अलग अलग न्यूक्लियन संख्या, द्रव्यमान संख्या होती है। ठीक है, मतलब परमाणु भार अलग अलग होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। 15P31 14Si30, तो इसमें ये कौन सा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों बताइए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। देखिए 31 - 15 करेंगे तो कितना आएगा? 31 - 15 करेंगे तो 16 आएगा, और यह 14 SI का करेंगे तो 30 - 14 करेंगे तो 16 आएगा, अर्थात इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, तो ये हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरे सॉरी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट है आपका, वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों बताइए? समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका Al3 किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Al3 जो दिया है वो किसके साथ समान इलेक्ट्रॉन रखता है? चलिए देखिए, Cl दिया है, Al दिया है, S पर 2 माइनस है और F पर 1 प्लस 1 माइनस है, तो बताइए दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर फ्लोरीन हो जाएगा राइट आंसर। क्यों, आइए देख लेते हैं। Al3 दिया है आपका, Al3 प्लस है, तो प्लस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यह किसी और परमाणु को दे दिया है, तो मतलब इसके पास 10 बचा है, क्योंकि ये Al3 का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 13 होता है, तो 3 यदि किसी और को दे देगा तो 10 बचेगा। और यहाँ पर फ्लोरीन की बात है, तो फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनस है उसके ऊपर, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है किसी से, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 10, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो गई है। ठीक है, इसलिए 10-10 हो जाएगा, तो सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार इसे समझ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है? सेम वही प्रश्न है दोस्तों, बताइए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे पिछले क्वेश्चन को हल किया हूँ उसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी हल करके आप पता कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा Ca2 + S-2। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर रहेगा एपिथेलियमी ऊतक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर, यहाँ पर 13 नंबर है, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? बताइए फ्रेंड, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? बताइए फटाफट कमेंट में। तो राइट आंसर होगा वसामय ऊतक। वसामय ऊतक के द्वारा शरीर को गर्म रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती है, बताइए दोस्तों कहाँ पर पाई जाती हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, फटाफट कमेंट कीजिए फ्रेंड, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा प्रश्न। आपको दिया गया है, सेवियस ग्लैंड्स वसामय ग्रंथियां त्वचा में स्थित होती हैं, वे तलीय या मोम वाले पदार्थों को स्राव करते हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, ये ग्रंथियां जो होती हैं ना, सेवेसियस ग्रंथियां जो है वो तेलीय व मोम वाले पदार्थों का स्राव करते हैं, जिसे सीबम कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है कितनी है फ्रेंड बताइए?
फ्रेंड मैं पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल चर्चा किया हूँ, तो आप पिछला वीडियो मतलब वीडियो का पार्ट नंबर 4 जाकर देख सकते हैं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक जो है वो 3 है, ठीक है। तो आप याद देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं इस वीडियो में भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देता हूँ। यहाँ पर आपका दिया गया है, यह भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले इसलिए होती हैं क्योंकि नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। 3 प्राकृतिक रूप से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम H प्लस या H, ड्यूटेरियम H या D, ट्राइटियम H या T, ठीक है। यहाँ पर 3H रहेगा, यहाँ पर 2H रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर याद रखिए इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बता रहा है, ठीक है। तो इन 3 समस्थानिकों के नाभिक में एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्रमशः 0, 1 और 2 होती है। ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 समस्थानिक है इसके नाभिक में एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 0, 1, 2, 3। न्यूट्रॉनों की संख्या इस प्रकार होती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या सेम है, एक 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 सब में। ओके, तो आप इस प्रकार इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17Cl35 17Cl37। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा बताइए? समायोगी, समस्थानिक, इसमाकृतिक, समभारिक। बताइए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान है, ठीक है। अर्थात ये जो परमाणु क्रमांक है इसके 17-17 दोनों समान, ठीक है, परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो इस प्रकार इसको समस्थानिक कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर हो जाएगा पोलोनियम, पोलोनियम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पोलोनियम में समस्थानिकों की संख्या है कितनी है दोस्तों बताइए? तो राइट आंसर रहेगा 42, 42 होती है पोलोनियम में संख्या समस्थानिकों की, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पोलोनियम के समस्थानिक 42 होते हैं, 84 पीओ, इसका आकार 186 से 227 न्यूक्लियन तक होता है। ये सभी रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, ये सभी रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं। चलिए नेक्स्ट, अपसारी लेंस वह होता है जिसमें कीड़े क्या होती है दोस्तों बताइए? कीड़े फैलती है, एकत्रित होती है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, कौन सा राइट आंसर होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा किरण फैलता है। अपसारी लेंस वह होता है जिसमें किरण फैलता है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपसारी लेंस को हम अवतल लेंस भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं फ्रेंड? अवतल लेंस, ठीक है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है अवतल लेंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में अवतल लेंस, जिन्हें अवतल लेंस भी कहा जाता है। यहाँ पर अपसारी लेंस है, अपसारी लेंस जिन्हें अवतल लेंस भी कहा जाता है, बीच में पतले और किनारों पर मोटे होते हैं। वे प्रकाश की समानांतर किरणों को अपसारी बनाते हैं, जिससे वस्तुएं वास्तविक से छोटी और दूर दिखाई देती हैं, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इस प्रकार के लेंस का उपयोग आमतौर पर निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए चश्मों का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में किया जाता है इस लेंस का प्रयोग, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे आपके परीक्षाओं के लिए। चलिए फ्रेंड आगे प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, बताइए दोस्तों, इसके आयाम से, तरंगदैर्ध्य, तीव्रता से, वेग से। किससे निर्धारित होता है प्रकाश का रंग? तो राइट आंसर हो जाएगा तरंग से, तरंगदैर्ध्य से, ठीक है। तरंग, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे बताइए दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा तरंगदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिया गया है, तरंगदैर्ध्य दो क्रमागत विरलनों विरलनों तरंगदैर्ध्य दो क्रमागत विरलनों और संपीड़नों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तरंगदैर्ध्य जो होते हैं वो दो क्रमागत विरलनों और संपीड़नों के बीच की दूरी को कहते हैं। प्रकाश का रंग प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्तर आपको मिल गया, तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होता है। लाल प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। और यहाँ पर बात की जाए तो बैंगनी रंग की प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है, लाल रंग की प्रकीर्णन सबसे कम होती है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा
अवतल लेंस की तरह काम करेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके की पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको की पॉइंट दिया गया है। प्रकाश किरण जब एक सघन से दुर्लभ माध्यम की ओर यात्रा करता है तो यह आपतित के बिंदु पर सामान्य से दूर झुक जाएगी, और इसके विपरीत एक दुर्लभ से सघन माध्यम तक यात्रा करने वाली प्रकाश की किरण सामान्य की ओर झुक जाती है। ठीक है, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। पानी हवा की तुलना में घना होता है, इसलिए बुलबुले में पानी से हवा की यात्रा करने वाली प्रकाश की एक किरण सामान्य से दूर झुक जाएगी, अर्थात यह विचलन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दिया गया है, अवतल लेंस एक विचलन वाला लेंस है, इसलिए हवाई बुलबुला अवतल लेंस के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यह हवाई बुलबुला जो है वो अवतल लेंस का कार्य करता है, अतः राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार का किरण पुंज है बताइए दोस्तों। अपसारी, बेतरतीब, समांतर, अभिसारी। तो राइट आंसर रहेगा समांतर किरण पुंज प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका डायोप्टर किसकी इकाई है बताइए दोस्तों। डायोप्टर किसकी इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा लेंस की क्षमता की। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है दोस्तों बताइए। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट आंसर रहेगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं बताइए फ्रेंड, क्यों फिसलते हैं। कक्षा 9-10 में आप पढ़े होंगे। राइट आंसर हो जाएगा घर्षण की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी आपको। जब बारिश होती है तो सड़क पर पानी के कारण घर्षण का नुकसान होता है। जैसे ही टायर गीली सतह पर चलते हैं, पानी सड़क की सतह के छोटे छोटे गड्ढों में भर जाता है, सतह को प्रभावी ढंग से चिकना कर देता है। नतीजा यह आता है कि सामान्य गर्मी और घर्षण का निर्माण कम हो जाता है, जिससे सतह सूखी होने की तुलना में अधिक फिसलन वाली हो जाती है। ओके, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो निम्न में से क्या सही है बताइए दोस्तों, क्या सही है निम्न में से। गर्म मौसम होता है, सर्द मौसम होता है, शुष्क मौसम और आंधी की संभावना होती है। तो बताइए फ्रेंड बराबर। तो राइट आंसर रहेगा आंधी की संभावना होती है। जब अचानक से गिर जाए बैरोमीटर का पारा तो आंधी की संभावना रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो पिछले परीक्षाओं में 10 साल से पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है बताइए फ्रेंड कौन सा है। राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का राइबोसोम है। जो मनुष्य के शरीर के कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है वो उसमें प्रोटीन निर्माण होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रोटीन निर्माण जो होता है वो राइबोसोम में होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइबोसोम में प्रोटीन स्थल किया जाता है, राइबोसोम में प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर इस प्रकार पूछ रहा है प्रश्न, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है तो राइबोसोम है, क्योंकि राइबोसोम में ही प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं किस प्रकार बढ़ जाती है और क्यों बढ़ जाती है। यहाँ पर आपका दिया गया है पूरे डिटेल के साथ। लेंस की क्षमता या लेंस की अपसारी या अपसारी क्षमता है, पी बराबर 1/f होता है, जहाँ एफ बराबर फोकस दूरी होती है। जब एक लेंस को जल में डुबोया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अविलंब से दूर झुक जाता है। चूंकि जल वायु से अधिक सघन माध्यम है, जल में प्रकाश का झुकना कम होगा, परिणाम स्वरूप जल में फोकस दूरी वायु में फोकस दूरी की तुलना में अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इसकी क्षमता बढ़ जाएगी, फोकस दूरी बढ़ने के कारण इसकी क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है बताइए फ्रेंड। राइट आंसर का उपयुक्त सभी।
कोशिका भित्ति, लवक, रेतिकाएं ये सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। बताइए दोस्तों, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है कौन सा है? गाल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, इसको पावर हाउस के साथ साथ यहाँ कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल भी बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। इसमें 30 प्रश्न दिया गया था, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्नों का आंसर सही हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।